सभी मित्रों को नमस्कार। आज प्रोफेसर उदय भानु पांडे जी हमारे साथ हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज वरिष्ठ लेखक उदय भानु पांडे जी का जन्मदिन है। आज ही के दिन वर्ष 1945 में उनका जन्म कतबरिया बलरामपुर में हुआ। आज वे अपने जीवन के 77 बसंत पूरे करते हैं और एक के बाद एक इनकी कई ऐसी सर्जनात्मक यात्राएं हैं जिन पर आज स्वयं उदय भानु पांडे जी अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर उदय भानु पांडे की शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और बाद में अपने आगे के जीवन यापन के लिए और अध्यापन जगत में जुड़ते हुए वे उत्तर पूर्व में जाते हैं, पहुंचते हैं। डीफू शहर जिनसे हम लोग भली भांति परिचित हैं, कार्बी आंगलोंग जिले का जिला मुख्यालय। और जब एक बार वे डीफू चले जाते हैं तो फिर वे वहीं के हो जाते हैं। वहां के स्थानीय लोगों का उन्हें भरपूर प्यार मिला। आदिवासी संस्कृति पर भी इनका काफी काम है। कार्बी लोक कथाओं का एक बड़ा काम इन्होंने साहित्य अकेडमी के लिए किया और कई असमिया लेखकों की कृतियों का, कहानियों का खास तौर से हिंदी में अनुवाद किया, जिसे आप असम की कहानियां शीर्षक से पढ़ सकते हैं। उदय भानु पांडे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखते हैं। कहानियां, उपन्यास में खास तौर से इनकी अपनी एक जगह है। कुछ समय हुए जब मैंने इनका एक सुदीर्घ साक्षात्कार लिया था, जिसका एक अंश पहल के अंक में प्रकाशित भी हुआ। आज यह एक ऐसा अवसर है जब हम प्रोफेसर उदय भानु पांडे जी से उनकी रचनात्मक यात्रा के बारे में जानेंगे और उनके परिवार से जुड़े कुछ सदस्य भी हमारे साथ बीच में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। एक लेखक से जुड़े उनके संस्मरणों को जानना भी रोचक होगा। उदय भानु पांडे जी, एक बार स्वागत। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया अपनी रचनात्मक यात्रा और साहित्य सृजन को लेकर जो आपके विचार हैं उसके बारे में हम लोगों को अवगत कराएं। आदरणीय उदय भानु पांडे जी। मैं जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी का आभारी हूँ कि आज मेरी जिंदगी के 77 साल पूरे हो जाने पर उन्होंने मुझे ये रंगमंच दिया और आप लोगों के सामने अपनी जिंदगी को, अपने लेखन को कुछ हद तक प्रस्तुत करने का अवसर दिया। ये अर्पण जी का ही आग्रह था कि आज जन्मदिन है, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा के बारे में कुछ कहूं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये प्रश्न आता है कि आत्मकथा क्यों लिखता है कोई, हम आत्मकथा क्यों लिखते हैं।
फ्रायड के बाद युंग आया और युंग ने कहा कि लाइफ फोर्स जो है वो सेक्स में नहीं है, सेल्फ असर्शन में है। सेल्फ असर्टिव इंस्टिंक्ट के कारण आदमी कभी ललित कलाओं का सहारा लेता है, कभी लेखन का सहारा लेता है, कभी राजनीति का सहारा लेता है। आत्मश्लाघा के भी व्यक्ति जब होती है तब आदमी आत्मकथा लिखना चाहता है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि आत्मकथा क्यों लिखी, तो उसमें सबसे पहली बात ये आई कि जब मैं 50-40 के नजदीक पहुंचा तो मुझे इस बात को लेकर बड़ी चिंता होने लगी कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो मैं कैसा दिखूंगा। कुछ इसी तरह की चिंता मुझे तब हुई जब मैं विश्वविद्यालय में गया बीए पार्ट 1 में, और मेरे हाथों पर जब बाल उगने लगे तो मैं बहुत अपसेट हो गया। इतना अपसेट हुआ कि एक दिन साइकोलॉजी के हमारे प्रोफेसर सर थे, सिंह सर, उनके घर गया मैं और फिर मैंने कहा कि सर ये बताइए कि हाथों पर ये बाल क्यों आते हैं, मुझे बेचैनी हो रही। वो कोई मनोविज्ञान की मोटी किताब लिए पढ़ रहे थे, ऐसे उलटते रहे, फिर कहने लगे कि अच्छा ये चैप्टर तुम ऐसे नजर रखो, हम काफी बनाने के लिए अपने नौकर से कह आते हैं। तो वहां जो है उसमें उस किताब में, उस टेक्स्ट बुक में ये था कि जब कोई किशोर आवश्यकता से अधिक संवेदनशील होता है तो जब उसके शरीर पर बाल उगने लगते हैं तो अपसेट हो जाता है। अब ये चीज जान करके और मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। जैसे मैंने जान लिया कि हाथों पर जो है वो बाल उग रहे हैं, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आत्मश्लाघा की मनोवृत्ति के कारण मैं सोचता हूं कि आदमी आत्मकथा लिखता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्थित प्रज्ञ होते हैं। गीता में जैसे कृष्ण भगवान ने स्थित प्रज्ञ कहा है, स्थित प्रज्ञ होते हैं, वो किसी चीज को बहुत गंभीरता पूर्वक लेते ही नहीं है। लेकिन मेरे व्यक्तित्व का निर्माण जिन परिस्थितियों में हुआ वो परिस्थितियां अत्यंत जटिल थी। मेरी जड़ पावागढ़ गुजरात में है और बलबन के बाद हमारे पूर्वज पावागढ़ गुजरात से इकोना बहराइच आए, वहां से बलरामपुर आए धीरे धीरे। हमारे पूर्वज लोग बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 1923 तक महाराजा ने हमारे पूर्वजों को बेदखल कर दिया। हम लोग मुकदमा हार गए और 88 गांव की जमींदारी, जिसमें 4 गांव की जमींदारी महाराजा बलरामपुर की दी हुई थी, वो सब चली गई। तो हमारे परिवार का निर्माण ऐसे युग में हुआ जब सामंती अपचय, फ्यूडल डिकाडेंस अपनी चरम सीमा पर था। तो जो व्यक्ति फ्यूडल डिकाडेंस के शिकार होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। जैसे किशोरावस्था में आदमी परेशान हो जाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है। और मेरा जीवन इतना घटनापूर्ण रहा, कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में आई जो एकदम सामान्य थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों ने उनको इतना विकट बना दिया और मैं ये सोचने लगा कि जीवन में उतना संघर्ष नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण या पास में रहने वाले लोगों की मूर्खता के कारण बहुत सारी त्रासदियों का शिकार हो जाता है। और वो चीजें इतनी परेशान करने वाली थी कि मुझे लगा कि ये चीजें
ये अनुभव हमारे सिस्टम से बाहर आना चाहिए, नहीं तो मैं अपने शरीर को शांतिपूर्वक छोड़ नहीं सकूंगा। यदि मैं अच्छा गायक होता, मुकेश की तरह, जगजीत सिंह की तरह, कुंदन लाल सहगल की तरह, तो गाकर मैं अपनी पीड़ा का सब्लिमेट कर सकता था, उदात्तीकरण कर सकता था। मैं बीरेन सिंघा की तरह अगर मूर्तिकार और चित्रकार होता तो पेंटिंग से मैं और मूर्ति बना करके मैं अपनी पीड़ा का उदात्तीकरण कर सकता था। लेकिन यही एक तरीका था कि मैं आत्मकथा लिखूं और उसके बाद मुझे शांति मिलेगी। मैंने ये आत्मकथा लिखनी शुरू की और सबसे पहले 1993 में असमिया के प्रसिद्ध लेखिका मामनी रायसम गोस्वामी, जिनको बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उन्होंने मुझे आत्मकथा लिखने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। तैयारियां शुरू हुई। खुशवंत सिंह साहब से हमारी बोलचाल थी। उन्होंने हमारी पहली किताब के ऊपर एक क्रिटिक लिखा था, छोटा सा, द मोस्ट रीडेबल मिस पतंगिया इज ब्यूटीफुल, पहली किताब थी जो कलकत्ता राइटर्स वर्कशॉप से छपी थी। और उनसे बराबर मैं फोन पर बात करता था और उनमें इतना बड़प्पन था कि हमें टालते नहीं थे कभी। तो उनसे जब मैंने पूछा तो कहा कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो भाषा आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं उसमें अपनी आत्मकथा लिखिए। अंग्रेजी में लिखेंगे तो कंपटीशन तगड़ा है, लेकिन आपको एक अंतरराष्ट्रीय स्टेज मिलेगा। भीष्म साहनी साहब ने कहा कि पहले आप हिंदी में लिखिए, फिर उसका अंग्रेजी में खुद आप अनुवाद करिए, एक नई तरह की चीज होगी। लेकिन अंत में लाइट चली गई है। जी, आप अपनी बात जारी रखें। अच्छा। और कोशिश करें कि कोई लाइट, इमरजेंसी लाइट या मोबाइल से आ रही लाइट। हाँ, आ गई, लाइट आ गई। जी, अपनी बात रखें। तो इस तरह से लोग हमको राय देते रहे, लेकिन 22वीं सदी के 12वें-13वें साल तक कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई थी प्रकाशन जगत को लेकर कि मैं सोचता था कि चीजें छप जाएं, और मुझे लगा कि अगर अंग्रेजी में लिखा जाए तो मुझे छपने में सुविधा होगी, इसलिए मैंने अंग्रेजी में लिखी, आत्मकथा अंग्रेजी में लिखी। और शायद आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्होंने मेरी यह आत्मकथा साग ऑफ ए ब्रैगेट पढ़ी होगी। दिल्ली के काव्य प्रकाशन से साग ऑफ ए ब्रैगेट निकली। तो 2019 में साग ऑफ ए ब्रैगेट निकली। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है, खास करके जो हमारे अनुशासन के अंग्रेजी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि एक जो यूनिकनेस है हमारे देश में, जो यूनिकनेस है, खास करके हिंदी में जो यूनिकनेस है, उसको प्रकट कर पाना बड़ा मुश्किल है।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंग्रेजी में नहीं लिखी जा सकती, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंदी में और अधिक नहीं लिखी जा सकती। और अक्सर मुझे आप कथाएं बड़ी अच्छी लगती थी, तो जब आप इसे पढ़ेंगे सागाफ ब्रेगेट को, तो पहली बात ये आएगी पाठकों के दिल में कि किन लोगों से आप बहुत प्रभावित थे, इम्पैक्ट क्या है, किसका प्रभाव ज्यादा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस आत्मकथा ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया वो डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा का 4 खंड थे। क्या भूलूं क्या क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान से 10 द्वार तक। और उसमें मैंने हिंदी भाषा का संपूर्ण सौंदर्य पाया। उसके बाद मैंने इस्मत चुगदई की आत्मकथा पढ़ी। उर्दू में नहीं पढ़ सका, अगर मौलिक उर्दू में पढ़ सकता तो बहुत आनंद आता। अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ी उसे और हिंदी अनुवाद में पढ़ी, जिसका शीर्षक था कागजी है पैराहन। और पाब्लो निरूदा का मेमोयर पढ़ा। खुशवंत सिंह की आत्मकथा भी पढ़ी, जो मुझे बहुत अधिक नहीं बांध सकी। लेकिन मैंने आंख मूंद कर किसी का अनुकरण नहीं किया। मैं सोचता हूं कि जो कुछ आप पढ़ते हैं, जो जीवन जीते हैं, आपके चारों तरफ जो पर्यावरण है, उसकी एक एम्बेडेड सेंसिबिलिटी होती है। मैं नहीं जानता कि इसको हिंदी में कैसे कहें, एम्बेडेड सेंसिबिलिटी। जैसे आप हमारे होम टाउन डिफू में आवे तो आपको ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पॉल्यूशन है ही नहीं। जैसे ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में स्वतः घुस जाती है, उसी तरह से आपकी संवेदनाएं आपके व्यक्तित्व का अंग बन जाती हैं, और उन्हीं के प्रकाश में आप लिखते हैं, तो वो एम्बेडेड सेंसिबिलिटी है। अब फिर बात आई कि जब आदमी कोई अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसकी एक सेंट्रल थीम होती है, कथा वस्तु होती है। और हर व्यक्ति, यहां तक कि कभी भी अपनी संपूर्ण रचनाओं में एक बेसिक थीम होती है, सेंट्रल थीम होती है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करता था। जैसे विलियम बटलर येट्स की कविताएं आप पढ़िए, 2-3 स्त्रियों का बहुत प्रभाव था उनके ऊपर, और उनसे संबंधित अनुभव उनके पूरे साहित्य की कथा वस्तु बन गए। मेरे जीवन में ये जो सामंती अपचय था, फ्यूडल डिकाडेंस था, वो मुझे बहुत परेशान करता रहा। एक दिन मेरी बड़ी बच्ची ऋचा, जो डॉक्टर है, वो मुझसे पूछने लगी कि इतने अच्छे खासे स्टेटस और प्रॉपर्टी के बावजूद ऐसी परिस्थितियां क्यों हुई कि आपको उत्तर प्रदेश छोड़ के 1560 किलोमीटर बलरामपुर से दूर और करबी अंगलांग डिफू में आपको रहना पड़े। तो मैंने कहा कि बेटा, इतिहास नहीं तुमने पढ़ा है। बहादुर शाह जफर का नाम तो सुना ही होगा। उनके पिता थे, उनका नाम था अकबर द्वितीय, अकबर द सेकेंड। एक तो महाबली अकबर थे, जिनके बराबर बादशाह शायद इतिहास में बहुत कम हुए होंगे। उन्हीं के वंशज अकबर द सेकेंड
उनके घर में इतनी गरीबी आ गई कि पहले दिन शाही किचन में चूल्हा नहीं जला। शहजादियां रोने लगी। दूसरे दिन भी चूल्हा नहीं जला। जब तीसरे दिन भी चूल्हे में से आग की लपट नहीं उठी, तो 7 पर्दों में रहने वाली वो मुगल शहजादियां वो नंगे पांव चांदनी चौक की तरफ दौड़ी भिक्षा मांगने के लिए। खाने के लिए कुछ नहीं था। तो जब जब जो परिवार फ्यूडल हैं, सामंती पृष्ठभूमि के हैं, जो नष्ट होते हैं तो बहुत बुरी तरह नष्ट होते हैं। हमारे अवध में ये स्थिति नहीं रही। वहां जो है खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है, सम्मान की भी कमी नहीं थी। बस वो दिक्कतें थी कि जहां कहीं पैसे की जरूरत होती थी, नकद पैदा नहीं होता था और लोग परेशान हो जाते थे। तो वहां पर पूरी पर्सनैलिटी, वो पूरा समाज जो फ्यूडल समाज है, पूरा समाज एक 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 मानवीय अंतराल के तहत गुजरता है और वो चीज उकसाता है। यदि आप में धैर्य नहीं है तो आप आत्महत्या कर लेते हैं या शराब पी के धुत हो जाते हैं। और यदि आप ईश्वर ने अगर आपको धैर्य दिया है तो आप कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, आप संगीत में रुचि लेंगे, आप पेंटिंग करेंगे, आप सोशल सर्विस करेंगे, आप राजनीति में जाएंगे, आप किताबें लिखेंगे। तो सबसे बड़ी चिंता तो तब हुई जब मैं आपसे बात कह रहा था, बात पूरी नहीं हुई। जब 40 के पास में पहुंचा तो मुझे ये चिंता हुई कि 40 से कुछ पहले ही, 35-36 की बात है, कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब कैसा कैसा लगूंगा, मुझे तो बहुत खराब लगेगा। फिर मैंने संजीव कुमार की फिल्म देखी मौसम। उसके बाद दूसरी फिल्म देखी आंधी। और मैंने देखा कि उत्तम कुमार का सौंदर्य इतना, उसकी पर्सनैलिटी इतनी रोमांटिक थी, इतना वैष्णव व्यक्तित्व संजीव कुमार का, कि उन दोनों फिल्मों में मुझे लगा कि एक पुरुष को उतना ही सुंदर होना चाहिए। फिर मैंने अपने विद्यार्थियों से पूछा, हमारे परिचय में जो महिलाएं थी उनसे पूछा कि क्या इस व्यक्ति को सुंदर कहा जा सकता है। फिर सब लोगों ने कहा, खास करके महिलाओं ने कहा कि बहुत ही सुंदर कहा जा सकता है। फिर मैंने थोड़ा और होमवर्क किया और मैंने पूछा कि क्या कोई टीनेज लड़की ऐसे मिडिल एजेड व्यक्ति के साथ प्रेम कर सकती है। लोगों ने कहा कर सकती है। स्त्रियां कुछ मामलों में ह्यूमन नेचर को ज्यादा अच्छी तरह जज करती हैं। और उस तरह से मेरे हृदय में यह बात आई कि मैं बनानी लिखूं। अब बनाने की बात जब चली है तो मैं वो किताब दिखा दूं। ये हमारी लेटेस्ट किताब है, 15वीं प्रकाशित कृति है दिल्ली से। वहां मैंने कैसे प्रेम की चर्चा की, एक टीनेजर लड़की और एक मिडिल एजेड प्रोफेसर की प्रेम की कहानी है। तो मेरी आत्मकथा में फ्यूडल डिकाडेंस की बात है, वो डोमिनेटिंग थीम है। बल्कि मैं कहूंगा मैंने कुछ भी लिखा, अगर कोई एक ऐसे भी लिखा तो उसमें फ्यूडल डिकाडेंस है। और फिर हमने देखा कि
हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसमें जो दलित वर्ग है उसकी बड़ी उपेक्षा हुई है। मेरे जूनियर डॉक्टर संजीव साहू, उन्होंने पीएचडी किया है मार्जिनलाइजेशन ऑफ सर्वेंट्स इन इंडियन इंग्लिश फिक्शन। तो मैंने सागा ऑफ ए ब्रैगेट में अपने बचपन के उन लोगों को स्पेस देने की कोशिश की जो घर के नौकर थे, भूमिहीन मजदूर थे, मेरे पितामह के द्वारा लाए बसाए गए ऐसे लोग थे जिनकी पूरी आजीविका हमारे परिवार पर निर्भर करती है। और बचपन की एक याद आज ताजा हो आई है। पहली बार जब मैं स्कूल गया और पास हुआ, उस समय एक क्लास पास होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सादगी का जमाना था। हेडमास्टर ने चिट्ठी लिखकर हमारे पिताजी से बताया कि सबसे ज्यादा नंबर आपके बेटे को ही मिले हैं। तो हमारे पिताजी ने कहा कि मैं एक नई शर्ट बनवाता हूं इसके लिए। फिर पर्दे से हमारी बड़ी भावज ने कहा कि अपने देवर के लिए मैं भी एक नई शर्ट बनवाऊंगी। फिर भाभी नंबर 2 जो 2 साल आसाम में हमारे साथ रहकर गई, उन्होंने भी एक शर्ट बनवाने को। अब एक क्लास 3 में गए लड़के को अगर एक साथ 3 शर्ट मिल जाए, ये समझिए कि 50 से लेकर के 60 के दशक की बात है, शायद 51-52 की बात होगी, तो उसे कितनी खुशी होगी। और मैंने कहा ये शर्ट रखी रहेंगी, जब जुलाई में खुलेगा स्कूल उसके बाद में पहनूंगा। 10 दिन के बाद हलवाहे की वाइफ आई, हमारी माँ से कहा कि हमारे लड़के की शादी तय हो गई है। अब वहां एक परंपरा थी कि जब हमारे घर के नौकरों की शादी होती थी तो दुल्हन को दुल्हन वाले पूरे कपड़े मालिक देता था और दूल्हे को भी पूरे कपड़े देता था। तो उसमें से एक शर्ट हलवाहे को उस लड़के को दे दी गई जिसकी शादी होने वाली थी। 15 दिन के बाद दूसरे हलवाहे के लड़की की शादी हुई तो दूसरी शर्ट दे दी गई। अब मुझे बड़ी निराशा हुई और बहुत मुश्किल से माँ ने समझाया कि ये परंपरा है, इनको तनख्वाहें मिलती हैं, इनको अनाज मिलता है, लोन भी मिलता है, लेकिन चूंकि हमारे दादा ससुर ने इनको लाकर यहाँ बसाया था, हमारी प्रजा है, परिवार की तरह है, इनको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तो इस तरह के छोटे मोटे सदमे आते थे कभी कभी। अब उनको लेकर कभी कभी संतोष भी होता था कि लोगों का दिल बड़ा था। और फिर इन सारी चीजों को सोचते हुए मैंने सागा ऑफ ए ब्रैगेट में उस बचपन की चर्चा की जिसका अध्याय का नाम है रिमेम्बर्ड प्लेंटी एक्सपीरियंस डेथ। शाहजहानी शरीफियों की चर्चा होती थी, लेकिन घर में जब 2 शर्ट दे दी गई उसके लिए इतनी परेशानी होती किसी छोटे बच्चे को। फिर 5 मिजरेबल ईयर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ गोरखपुर। अब मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं अपनी आत्मकथा, और 5 मिजरेबल ईयर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ गोरखपुर उसके ठीक उलट मैं उसमें यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि
अगर गोरखपुर में हमारा एडजस्टमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा करियर खराब हुआ, उसके पीछे हमारा अहंकार उत्तरदायी था, गोरखपुर उत्तरदायी नहीं था। फिर विवाह के बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त कुछ लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा। अब यहां जब मैरिज की बात चलती है हमारे भारतीय समाज में, या जब आत्मकथा लिखने की बात चलती है, तो दिक्कत यह है कि हमारा समाज, भारत का समाज मर्यादावादी है, और मुस्लिम समाज भी हमारे ख्याल से क्रिश्चियन लोगों से ज्यादा मर्यादावादी है। यूरोप के देशों में लोग खुलकर लिखते हैं अपनी बातें, उनको कोई कुछ नहीं कहता। और यहां एक, अगर साफ गोई के साथ सब कोई लिख दे आदमी अपनी जिंदगी के बारे में, तो बंगला में कहेंगे लंगटा मनुष, और असमिया में कहेंगे बड़ लंगटा मनु दे। ये दिक्कत है कि लेखक के पास ईमानदार होने का कोई चांस नहीं रह जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिंदी में ज्यादा अच्छी तरह लिखी जा सकती हैं, कुछ चीजें अंग्रेजी में ज्यादा अच्छी तरह लिखी जा सकती हैं। और फिर जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के जीवन में जो घर के नौकर चाकर थे, गांव के लोग थे, उनके बारे में, जो दलित वर्ग था, उनके बारे में लिखा है, तो यहां मैंने आदिवासी जीवन के बारे में बहुत स्पेस दिया है। लगभग 70-80 पृष्ठ मैंने दिए हैं। द पीरियड ऑफ इनोसेंस इन ए ट्राइबल टाउन, एक चैप्टर मैंने दिया है हंटिंग आफ्टर द इनविजिबल बिलीवेड लिटरेचर, एक चैप्टर है ऑफ डेथ एंड लॉसेस, अपने प्रियजनों की मृत्यु पर मैंने कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं की, उनके ऊपर एक पीरियड है। और ऑफ माय प्रोफेशन प्लेइंग एन एकेडमिक, जिस पेशे में मैं रहा उन पर वो किया है, फैमिली ट्री दी है। अब यहां पर हिंदी साहित्य के बारे में, जब पहला उपन्यास हमने विराहतु सुल्तान, उसकी पांडुलिपि लेकर मैं दिल्ली गया और मुंशी प्रेमचंद के लड़के श्रीपत राय साहब से मिलने गया। 10 बजे टाइम दिया था उन्होंने, मैं गया वहां, तो देखा कि एक दो मंजिला महल पर एक बड़ा सा हॉल कमरा है। हमारे ख्याल से वो 40x20 या 40x30 रहा होगा। ऐसा था कि करीब 50 लोग बैठे और किताबों को एडिट कर रहे थे। उनको प्रूफ रीडर कहिए या सब एडिटर कहिए, और बीच में पर्शियन कारपेट पड़ा था और मुंशी प्रेमचंद के लड़के श्रीपत राय साहब बैठे हुए थे। तो उन्होंने ब्लंटली हमसे कहा कि ये उपन्यास किसी काम का नहीं है। मैंने तटस्थ होकर उनके, और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि मैं शैली में लिखा गया है। मैंने उनसे बहस नहीं किया। बहुत बहुत बुजुर्ग आदमी, वो लेखक भी थे, मुंशी प्रेमचंद के लड़के भी थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में मुझे इतना अहंकार आया। कहने लगे कि 500 उपन्यास पढ़े हैं,
2000 कहानियां पढ़ी हैं, 250 नाटक पढ़े हैं। शेखर एक जीवनी को मैंने 5 बार गेय से लिखवाया है। त्याग पत्र जैनेन्द्र का 3 बार वो मैंने लिखवाया। जब चलने लगा तो मैंने उनके पांव छुए। मुंशी प्रेमचंद के लड़के, मुंशी प्रेमचंद ने बड़ा बलिदान किया था अपने साहित्य को अमर बनाने के लिए और देश को स्वतंत्र बनाने के लिए। उन्होंने इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की नौकरी छोड़ दी थी और बहुत गरीबी में वो जिए, लेकिन जो उनकी किताबों से जो रॉयल्टी भी मिलती है, वो इतनी अच्छी रॉयल्टी मिली उनको कि अब उनके दोनों बेटे दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाती पोते अब राजाओं की तरह रहते हैं। मैंने चलते समय उनका पांव छुआ। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि बात नहीं बनेगी, रिवाइज करिए। और मैं शैली में मत लिखे, लोग इसको ऑटोबायोग्राफी मानते हैं। अब मुझे वो बात याद आई अंग्रेजी में जो अक्सर मजाक करते हैं लोग, व्हेन आई रोट ऑटोबायोग्राफी पीपल थॉट इट्स फिक्शन, एंड व्हेन आई रोट फिक्शन पीपल थॉट इट्स माय ऑटोबायोग्राफी। जब मैंने आत्मकथा लिखी तो लोगों ने कहा कि ये गप मार रहा है, ये कहानी गढ़ रहा है, झूठी उपन्यास लिख रहा है। और जब मैंने उपन्यास और कहानी लिखी तो लोगों ने कहा कि ये अपनी आत्मकथा लिख रहा है। तो अब तो पश्चिम जगत में कुछ ऐसे लेखक हुए हैं जो कहते हैं कि सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी लिखो, जो कूड़ा कचरा है जिंदगी में वो बाहर निकला, उसके बाद फिक्शन लिखना शुरू। तो अब दोनों को, अब मेरी इच्छा है कि हिंदी में मैं जो आत्मकथा लिखूं उसमें उन चीजों पर प्रकाश डालूं जिन पर अभी तक मैंने नहीं लिखा है। और जब आज मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, दो ऐसा वर्ग है जिसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक तो हमारे डीएवी स्कूल, डीएवी इंटरमीडिएट कॉलेज बलरामपुर के जो हमारे गुरु लोग थे, उनके प्रति मैं आभारी हूं। और दूसरे आसाम के जो लोग थे, उन्होंने जितना स्नेह दिया उनके प्रति मैं आभारी हूं। ऑटोबायोग्राफी लिखने का एक कारण ये भी था कि मेरे विद्यार्थी लोग ये जानते थे कि मैं किस माहौल से आया, यहां कैसे रहा, और यहां के लोगों ने मुझे जिस तरह से स्नेह दिया। तो इन दो चीजों के बारे में मैं लिखूंगा। हालांकि डीएवी बलरामपुर के मेरे जो गुरु लोग थे, टीचर लोग थे, उनके बारे में मैंने एक संस्मरण की किताब लिखी, बंदों गुरुपद। तो ये सब चीजें थी। और मैंने कोई तैयारी नहीं की। कल शाम को ये मुझे बताया गया कि मुझे लाइव होना है और शायद आप लोग कुछ प्रश्न भी पूछना चाहेंगे। तो अब थोड़ा सा समय, काफी मैं बोल चुका हूं, शायद बहुत ही उबाऊ रहा पूरा व्यक्तित्व, पूरा वक्त भी बहुत उबाऊ रहा। और अब मैं वाणी को विश्राम देना चाहता हूं। यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया पांडे साहब इस वक्तव्य के लिए, और संक्षेप में अपनी विशद रचनात्मक यात्रा को हमारे साथ
साझा करने की। मित्रों, पहल का यह वह 123वां अंक है जिसमें मैंने उदय भानु पांडे जी का इंटरव्यू लिया है और जिसका एक अंश यहां प्रकाशित है। इसमें जिस तरह से मैंने इनके बारे में लिखा है और जिस तरह से इनके व्यक्तित्व को रेखांकित किया है और ज्ञान रंजन जी को भेजा था, मैं उसका एक अंश यहां पर रखता हूं। उदय भानु पांडे एक ऐसे लेखक हैं जिनकी अधिकांश कृतियों का पढ़ना हुआ है और उन पर लिखना भी। बीच बीच में उनसे संवाद में अंतराल भी आए। मैं एक बार इनसे मिल चुका हूं गुवाहाटी में, जब मैं दिल्ली में था, और यह काफी पहले की बात है। उसके बाद लगातार हम लोग संपर्क में बने हुए हैं। बीच बीच में 2003 की बात। जी, बीच बीच में उनसे संवाद में अंतराल भी आए, मगर जिन कुछ लेखकों के साथ लंबे समय से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से संवादरत हूं, उनमें उदय भानु पांडे भी एक हैं। उनकी अधिकांश रचनाओं पर किसी न किसी पत्रिका के लिए इस बीच कई बार लिखना हुआ। कहानी, उपन्यास, संस्मरण, आत्मकथा जैसी विधाओं में उनका वैविध्यपूर्ण लेखन मुझे प्रभावित करता है। उनमें स्वयं को पृष्ठभूमि में रखकर और सामने वाले की प्रशंसा में बातचीत करने की कला या विनम्रता भी खूब है। ऐसा उनका स्वभाव या मेक भी हो सकता है। वे हर पीढ़ी के लेखकों से अपना सहज संबंध विकसित कर लेते हैं। विभिन्न लेखकों, संपादकों, प्रोफेसरों, आलोचकों, प्रशंसकों आदि से उनका दैनंदिन संवाद उनकी ऊर्जा की ओर इंगित करता है। वहीं इस 77 पूर्ण होने की अवस्था में भी उनका अनवरत लेखन पठन से जुड़े कार्यों में दत्त रहना उनके साहित्यिक समर्पण का परिचायक भी है। उनके यहाँ विभिन्न विषयों पर केंद्रित तमाम किस्से और आख्यान हैं, तो वहीं उनकी बातों में अंग्रेजी सहित विश्व साहित्य के कई जरूरी संदर्भ भी आते जाते रहते हैं। उनकी भाषा में एक तरफ अवधी और उर्दू का भाईचारा लिया हुआ ठाट है, तो दूसरी तरफ उनके यहाँ संस्कृत, अंग्रेजी की क्लासिकी भी दिखाई पड़ती है। असमिया कहानियों और कार्बी पुरा कथाओं को वे अनुवाद के माध्यम से पहले ही हिंदी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। हिंदी कविताओं का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। तकनीकी स्तर पर भी उनकी उत्सुकता उल्लेखनीय है। कुछ एक साल हुए जब उन्होंने कंप्यूटर पर हिंदी यूनिकोड में लिखना शुरू किया। प्रारंभ में उन्हें दिक्कतें आई, मगर लोगों से पूछ पूछ कर उन्होंने इस पर भी अपनी महारत हासिल की। अब वे अमूमन कंप्यूटर पर ही लिखते हैं और कई बार युवा लेखकों की तुलना में कुछ ज्यादा भी लिखते हैं। और इस तरह इस पत्रिका में हमारे जाने माने संपादक ज्ञान रंजन जी ने कई पृष्ठ दिए और इस पूरी बातचीत को
प्रकाशित किया। कई प्रश्न हैं, उन पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। इस अवसर पर हमारे साथ उदय भानु पांडे जी के परिवार से जुड़े हुए लोग भी हैं जो अपनी बात रखेंगे। मगर एक सवाल पांडे साहब ज्योतिष जोशी जी का आ रहा है, मैं उसे स्क्रीन पर रख रहा हूं और पढ़ रहा हूं। ज्योतिष जोशी पूछते हैं, पांडे जी की योजना क्या है आगे की, यह पूछिए उनसे। और इसके बाद फिर हम लोग आपके परिवार के लोगों को भी सुनेंगे। जी पांडे साहब, इसका जवाब दें। डॉक्टर आगे की जोशी ने इस समय मेरे सामने 2 योजनाएं हैं। एक तो यह है कि अपनी हिंदी आत्मकथा, जिसका शीर्षक फिलहाल हमने रखा है ध्यान का आतिशदान। ध्यान के आतिशदान में ना सिर्फ बुझे दिनों का ढेर ढेर छुपा है, उसे पूरा करूं। और दूसरा है कि एक और उपन्यास मैंने शुरू कर दिया है, और उससे हमारे तीनों उपन्यास बिरहात सुल्तान बनानी और जो लिखा जा रहा है, तीनों उपन्यासों की एक त्रयी कंप्लीट हो जाएगी। तो इन तीनों योजनाओं को लेकर, और बीच बीच में कहानियां, जैसे कभी लोगों के कविता फूट पड़ती है, कहानियां अपने आप आ जाती हैं कविता की तरह। तो अगर कहानियां आवेंगी तो कहानियां चौथे कहानी 5वें कहानी संग्रह के लिए, छठे कहानी संग्रह के लिए, और कहानियां आधी लिखी 4-5 कहानियां हैं, उनको पूरा करूंगा मैं। जी शुक्रिया। मित्रों, अब हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पांडे जी के परिवार से जुड़े कुछ लोगों को जोड़ते हैं और एक लेखक अपने परिवार में किस रूप में देखा जाता है, इसे भी सुनते हैं। लेखक का संघर्ष कई स्तरों पर होता है। उसे अपने परिवार के लिए सभी दुनियावी आवश्यक काम भी करने हैं, लेखन के लिए समय भी निकालना है, और लेखन में कितना समय लगता है, कैसे स्वयं को तपाना पड़ता है, यह हम सभी जानते हैं। उतना समय निकालना, बार बार निकालना, चीजों को सही रूप में लाना, उसके बाद उसके प्रकाशन की जद्दोजहद, कई ऐसी चीजें हैं जिससे एक लेखक आए दिन जूझता है। कई बार इसमें परिवार का आक्रोश भी सामने आता है, क्योंकि एक बड़ा समय लेखक का उसके लेखन, पठन और उसकी तैयारी में जाता है। तो हम कुछ परिवार के जनों को सुनते हैं, और मैं सर्वप्रथम हमारे साथ इनकी बेटी डॉक्टर ऋचा पांडे जी जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार और आप और धन्यवाद। जी, आप पांडे साहब की बड़ी संतान हैं, और बड़ी संतान तो अपने पिता और माता से काफी करीब रहती है। कई ऐसे अनुभव हैं, कई ऐसे संस्मरण हैं जो हम लोग आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। ऋचा पांडे जी, कृपया अपने मोबाइल को स्टेबल कर लें ताकि वीडियो थोड़ा बेहतर रूप में लोगों तक पहुंचे। कहीं टिका दें उसे, और इसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर ऋचा पांडे। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप सब जुड़े इस कार्यक्रम से, और पापा के जन्मदिन के दिन आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग मेरी गलतियों को माफ करें। और पापा के बारे में कभी सोचा नहीं कि बोलना पड़ेगा, तो इसलिए
बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि आप लोग पापा को लेखन के माध्यम से ही ज्यादा पहचानते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि बचपन से ही पापा को बस पढ़ने लिखने में ही व्यस्त देखा है हम लोगों ने। और एक बात पापा की जो मुझे हमेशा याद रहती है वो ये है कि पापा को खाने पीने का बहुत शौक है। तो ये उनके निजी जीवन से जुड़ी हुई बात है, और हमेशा पापा हम लोग को जो सबसे नई चीज या सबसे अच्छी चीज निकलती थी डिपू में, जहां हम पैदा हुए और पले बढ़े हैं, पापा हम लोग के लिए जरूर लाते थे। तो इसलिए पापा के जन्मदिन के दिन खास करके ये बात मुझे ध्यान में आती है, और मैं सोचती हूँ कि पापा ने हमें कितने अच्छी तरह से पाला पोसा है और कितने प्यार से हमें बड़ा किया है, और हमें कभी पता नहीं चला कि पापा को कभी कुछ कष्ट भी होता होगा उस कारण। और जहाँ तक पापा के लिखने पढ़ने की बात है, तो पापा को हम लोग सुबह जब वो उठते थे उस समय से ही उनको हम लोग लिखने या पढ़ने में ही व्यस्त पाते थे। और इस वजह से कभी-कभी, जैसा आपने पहले इस पर एक टिप्पणी आपने की थी, तो कभी-कभी हम लोग को झुंझलाहट जरूर होती थी कि पापा इतने देर रात तक पढ़ते थे, और इस वजह से पापा कभी-कभी सुबह देर से भी उठते थे, क्योंकि रात में पापा को पढ़ना लिखना ज्यादा पसंद था। सो ऐसे ही कुछ-कुछ घटनाएं कभी-कभी होती थी जिससे हम लोग झुंझला भी जाते थे। और अभी भी जब पापा कभी तबीयत वगैरह खराब होती है, तो हम ही लोग कभी-कभी हम ही कहते हैं कि पापा आप इतना क्यों लिखते रहते हैं, इतने रात तक क्यों जगे रहते हैं। लेकिन अब अगर सोचती हूँ तो लगता है कि लिखने पढ़ने के कारण ही पापा अभी तक इतने भगवान की कृपा से पापा का सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, पापा की याददाश्त भी ठीक है। तो ये सब इसी वजह से है, मुझे लगता है कि पापा आप लोगों से जुड़े हुए हैं, और पापा अपने लेखन को आप लोगों के बीच बांटते हैं। और चूंकि आजकल इंटरनेट के जरिए से ये सब सुविधाएं हो गई हैं, और पापा ने कंप्यूटर पे भी लिखना सीख लिया है, तो इस वजह से पापा के लिए थोड़ी आसानी भी हो गई है। खास करके जब अभी कोविड का समय चल रहा है, सभी लोग इतने अपने जीवन से बहुत लोग तंग आ गए हैं, ऐसे समय में लिखना पढ़ना ही पापा को व्यस्त रख रहा है। और मैं आप सबके भी आभारी हूँ कि आप सब पापा को इसमें शामिल रखते हैं, और पापा के साथ अपना कीमती समय शेयर करते हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगी, और पापा को भी बहुत बधाई देना चाहूंगी, और पापा के लिए भगवान से ये भी प्रार्थना करूंगी कि पापा के आने वाला जीवन बहुत अच्छा रहे, बहुत स्वस्थ रहे, पापा और भी बहुत कुछ लिखें। और मैं अपने निजी तौर पे मैं चाहती हूँ कि पापा कर्बी एंगलोंग के बारे में और ज्यादा लिखें। वो मैंने पापा से भी कहा था, तो वो मेरी एक इच्छा है। बस यही कहना चाहूंगी। और मेरी बेटी जो कि कैमरे में बोलने में बड़ी शाई है, तो वो भी यही कहना चाहती है। ये मैं कहना चाहूंगी कि मेरी बेटी ने भी मेरे पापा से ही शायद ये पाया है, वो भी लिखना पढ़ना उसको भी पसंद है, और वो भी थोड़ा बहुत लिखती है, लेकिन अभी तक वो बहुत शर्माती है अपना लेखन को प्रकाश करने में लेकिन लिखती अच्छा है, और ये मुझे लगता है कि पापा से ही उसे ये मिला है। तो ये भी मैं कहना चाहूंगी। जी शुक्रिया, शुक्रिया ऋचा जी। अमोघा शर्मा जी, आपकी चर्चा हुई, आप अभी स्क्रीन पर हैं तो कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें, और आप भी अपने नाना के बारे में कुछ बातचीत करें। अमोघा शर्मा जी स्वयं भी अंग्रेजी में अच्छा लिख रही हैं, और एक वर्कशॉप में स्कूल के दिनों में वियतनाम भी गई थी। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, अमोघा जी आइए, जुड़िए और कुछ बातचीत करें। अमोघा जी। शायद वो नेट पे नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं है अमोघा, एक्चुअली वो दिल्ली में है। हाँ, आप मैं गुवाहाटी। एक बार उनसे बात कर लीजिए, वो दोबारा जुड़ जाएं, तब तक हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ जी, आप एक बार उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। जी जी। और पांडे साहब, आपने कई
पक्षों पर बातचीत की और उसमें एक महत्वपूर्ण बात आपने अपने स्कूल के दिनों की, बलरामपुर के दिनों की और उस पर केंद्रित आपकी किताब बंधो गुरुपद आपने लिखा भी और तमाम अपने शिक्षकों को याद किया और बहुत ही मेहनत से और संघर्ष से लिखी गई यह किताब है। बलरामपुर के इन गुरुओं के बारे में भी कुछ बातचीत करें, जो किताब में तो है लेकिन ऐसे भी कई और चीजें होंगी, तो कुछ प्रसंग वहां रखें और उसके बाद फिर हम लोग अमोघा शर्मा जी को सुनेंगे, आपकी नवासी को, और फिर आपके दामाद भी आएंगे। पांडे साहब। बलरामपुर के बारे में सबसे जरूरी बात तो यह है कि बलरामपुर का व्यक्तित्व एकदम वैष्णवी व्यक्तित्व रहा है। जो जनवार राजा लोग बलरामपुर के थे, उनमें हद दर्जे की प्रजावत्सलता थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जब शिलान्यास होना था तो 20 लाख रुपए वो 19वीं शताब्दी के मध्य में महाराजा ने दिया था उसकी स्थापना के लिए। जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की जब स्थापना हुई है तो उसमें महाराजा का बहुत बड़ा योगदान था। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो बनी है उसमें भी बलरामपुर रियासत का बहुत योगदान था। और जब अंग्रेजों ने गोंडा से छपरा तक एक लूप लाइन बनाने की योजना शुरू की तो वो रिजेक्ट हो गई। कहा हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम बना पाओ। फिर महाराजा बलरामपुर ने अपने पैसे से, अपनी जमीन तो दी, ज्यादा जमीन उन्हीं की थी, गोंडा के थोड़ा आगे से लेकर के और गोरखपुर तक। तो इस तरह से बलरामपुर में एक गंगा जमुनी संस्कृति विकसित हुई और वहां पर अवध में वो ऐसी जगह है जहां हिंदू और मुसलमान हम और तुम की भाषा नहीं बोलते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव जिस तरह से बलरामपुर में रहा वो अन्यत्र दुर्लभ है। अटल बिहारी वाजपेयी जब एमपी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो मुसलमान बुजुर्गों का बहुत बड़ा समर्थन उन्हें मिला था। और दो चीजें थी, 50 के उसमें जब हमारी पढ़ाई शुरू हुई तो उसमें लोग समझते थे कि सभ्य लोगों की भाषा अंग्रेजी है और उर्दू है। कुछ ऐसे परिवार थे जहां स्त्रियां भी अंग्रेजी में ही बोलती थी और अच्छी उर्दू तो बलरामपुर की कुंडली का एक हिस्सा थी। बलरामपुरिया अच्छी उर्दू जरूर बोलेगा। और महाराजा दिग्विजय सिंह साहब तो अपनी फाइलों पर जो नोट लिखते थे वो कविता में होती थी। कविता लोग कहते हैं कि हर गली चौराहे पर आपको एक कवि मिल जाएगा, आप बलरामपुर जाएं। और बलरामपुर का सेंस ऑफ ह्यूमर वो भी गजब का है। जैसे एक बात बताएं, हिस्ट्री पढ़ाते थे जो सर हम लोगों को, विशेषर दुबे सर, तो पहले खूब हंसाएंगे, जब हंसी कुछ ज्यादा हो जाएगी तब कहेंगे चुप, ये बलबन का दरबार है। और एक बात बताते हैं, मैं हायर सेकेंडरी में था, रात भर पढ़ता था, गया मिलने, क्लासेस सस्पेंड थी उस समय, प्रिपरेशन लीव था शुरू। एक थे सर हमारे कृष्ण बलदेव सहाय सर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे।
तो मुझे देख करके उन्होंने कहा, आए मेरे दोस्त, ये चेहरे पे उदासी कैसी, क्या तेरा दिल भी मेरे दिल की तरह टूट गया। मैं जब आगे बढ़ा तो सुना कि एक उनके दूसरे कोलीग जो कि हमारे डायरेक्ट टीचर नहीं थे, उन्होंने कहा कि सहाय साहब, माशाअल्लाह आप क्या सितम करते हैं, एक छोटा सा बच्चा की अगर उसके होंठों को दबा दिया जाए तो माँ का दूध निकल आएगा, और अभी से ही दिल उल टूटने की बात आप क्यों करने लगे उससे। तो कहने लगे कि मैं उसे बलरामपुरिया बता रहा हूं। सेंस ऑफ ह्यूमर और सांप्रदायिक सद्भाव, बड़प्पन, जनरॉसिटी, ये सब बलरामपुर के ट्रेडमार्क थे उस समय। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं जो एकेडमिकली एक गोल्डन एरा था बलरामपुर का, उस समय मैंने पढ़ाई की वहां पर। और वहां पर एक मुंशी नानक चंद इशरत साहब थे, वो महाराजा का जो इंटरमीडिएट कॉलेज था उसमें वो लेक्चरर थे। और उनका एक शेर जिंदगी पर है, गुबारे कारवां तू ही ठहर जा कि मैं ठहर गया हूं कारवां से। जिगर मुरादाबादी मुरादाबाद छोड़ करके गोंडा चले आए थे, और जिगर मुरादाबादी की अत्यंत कालजयी कृतियां वहीं से आई, गोंडा से आई। तो जब वो कोई नई गजल लिखते थे तो सबसे पहले बस से आकर के और बलरामपुर आते थे, और नानक बाबू से नानक चंद इशरत साहब से उनको दिखाते थे, उनसे एडिट, जैसे बोमेंट एंड फ्लेचर से एडिट कराता था शेक्सपियर अपने नाटकों को, वो अपने सारी गजलों को एडिट कराते थे, उसके बाद कहीं मुशायरे में पढ़ते थे और उसके बाद प्रेस में भेजते थे। एक से एक दिग्गज विद्वान थे। और एक थे बद्रीनारायण पांडे साहब, जो बीएचयू का जब पहला बैच निकला तो वहां टॉप किए थे। तो उनको इंपीरियल कॉलेज लंदन से हाइड पार्क के पास जो है, केमिस्ट्री में उनको स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन उनके पिता ने कहा कि हमारा लड़का जो है उसी बलरामपुर की सेवा करेगा जिसने उसको इतनी अधिक विशिष्टता दी है। अब वो नहीं गए, और वहीं पर तब तक डिग्री कॉलेज भी नहीं हुआ था, वहीं इंटरमीडिएट कॉलेज में रह गए वो जिंदगी भर। तो इस चीज ने, दो चीजों ने मुझे बहुत आत्मविश्वास दिया। एक तो अपने खानदान के बारे में, गरीबी के बावजूद, गरीबी से मेरा मतलब है नकद पैसों के अभाव के बावजूद, मैं ये नहीं भूला कि मेरे पूर्वज काफी अच्छे लोग थे, बहादुर लोग थे। और जितने बहादुर थे उतने ही वो लोग ब्रॉड माइंडेड थे। उतरौला के नवाब राजा लोग जो थे वो बलरामपुर स्टेट पर अक्सर चढ़ाई कर देते थे जीतने के लिए। तो एक बार हमारे पूर्वज पंडित भावन राम पांडे, उनके नेतृत्व में बलरामपुर की सेनाएं लड़ रही थी और उन्होंने हरा दिया, उतरौला के राजा को हरा दिया। और जब लूटने लगे तो कहा कि कोई खजाने को छुएगा नहीं। एक सिंबॉलिक रूप से जो कुरान शरीफ की कॉपी जो रखी हुई थी, जिसमें अपने वो इबादत गाह में उतरौला के नवाब राजे जो पढ़ते थे, तो उसको जब लिया तो फिर उन्होंने उस कुरान को अपने माथे पर लगाया। अब यहां पर सांप्रदायिकता हार गई और बलरामपुर की वैष्णवी संस्कृति जीत गई। जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था हिंदू मुसलमान के दंगे में, तो हमारा बलरामपुर शांत था। इसलिए मुझे बलरामपुर पर बड़ा गर्व रहा। और इस विरासत से मुझे परिचित कराया हमारे डीएवी के जो गुरु लोग थे, उनका मैं परम ऋणी हूं।
जी जी शुक्रिया। और मित्रों, अब हम लोग पुनः एक बार कोशिश करते हैं कि अमोघा शर्मा जी को जोड़ा जाए। अगर वो अंग्रेजी अमोघा में जी, बोलना चाहिए तो बोलने दीजिए। हाँ, अमोघा जी कृपया जुड़ें और अपनी बात रखें। हेलो। जी, आपकी आवाज आ मैं रही है, वीडियो को ऑन कर लीजिए। जी मैं अमोघा जी, कारण वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ अभी। वीडियो आपका ऑन नहीं है। जी मेरा नेटवर्क थोड़ा सा खराब है अभी, हाँ, उसे जोड़ लें। इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ, मगर मैं जी, अ, जब तक मैं- अमोघा शर्मा अपने वीडियो को जोड़ती हैं, तब तक मैं उनके इस द्वारा प्रकाशित दूसरे उपन्यास बनानी का वह हिस्सा पढ़ता हूं जब मैंने इसकी समीक्षा किसी पत्रिका के लिए की थी। मित्रों, बनानी उदय भानु पांडे जी का दूसरा उपन्यास है और यह वर्तमान में पुनर्प्रकाशित होकर आया है और मैंने इसकी समीक्षा संभवतः नया ज्ञानोदय के लिए की थी, तो उसका एक अंश पढ़ता हूं और पांडे साहब ने मेरी उस समीक्षा को यहाँ पुस्तक की भूमिका के रूप में जगह भी दी है। इसके लिए मैं इनका हार्दिक आभारी हूं। एक अंश पढ़ता हूं बनानी उपन्यास पर, जो मेरा एक विवेचन परक आलेख है। बनानी स्त्री पुरुष के जटिल अंतर संबंधों का विमर्श। उदय भानु पांडे के दूसरे उपन्यास बनानी को उनके पहले उपन्यास बिरहा तू सुल्तान की उत्तर कथा माना जा सकता है और जी, घोर पठनीयता से युक्त यह उपन्यास पाठकों को कई स्तरों पर प्रभावित करता है। यह उपन्यास मूलतः व्यक्ति के वस्तु से संबंध को रेखांकित करता है और स्त्री पुरुष के जटिल अंतर संबंधों का विमर्श प्रस्तुत करता है। आज अमेरिका परस्त विश्व में चहुओर पूंजीवाद का बोलबाला है और इस धन संग्रह की होड़ से विमुख या इसमें अक्षम व्यक्ति अंततः अपनी नियति का शिकार होता है और उससे हमदर्दी रखने वाले लोग भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। बनानी में संजय सिंह का भी यही हश्र होता है। विद्यार्जन और अध्यापन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले संजय का संघर्ष मूलतः ऐसी दो स्त्रियों से होता है जो अपने जीवन में संपत्ति और सुरक्षा को वरीयता देती हैं। संजय अपनी प्रेमिका खोता है, विस्थापित होता है, अपनी ही पत्नी के हाथों बार बार अपमानित होता है और अंत में लगभग आत्मनिर्वासित होकर असमय मृत्यु को प्राप्त होता है। यहां उपन्यासकार कई सवालों को खुला छोड़ देता है पाठकों के लिए। मसलन, संजय जैसे संवेदनशील, जिम्मेदार और लोकप्रिय प्राध्यापक की इस तरह असमय मृत्यु क्यों होती है? उसे संजय को कहने को सब कुछ मिला, लेकिन उन प्राप्तियों के निहितार्थ और फलितार्थ क्या रहे? यहां तक कि
उसकी पहली प्रेमिका स्निग्धा, जो उसके दिल से कभी उतरी नहीं, अंत में जब उसके पास अपना सर्वस्व समर्पण करने आती है, तब वह यूं निरपेक्ष कैसे रह जाता है। इस तरह के कई प्रश्न जो है पाठकों को बेचैन करते हैं, और यह किसी कृति की सफलता भी है कि वह किसी जवाब की ओर न जाए। उदय भानु पांडे का लेखन भी कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि उस टीस को हमारे सामने लाने की कोशिश करता है जिस टीस में हम में से कई आए दिन रहते हैं, गुजरते हैं। अमोघा जी, अगर आप सुन रही हो तो कृपया जुड़ें, अन्यथा फिर हम लोग इस बातचीत को किसी और रूप में आगे बढ़ाएं। पांडे साहब, अगर किताब तो आपके पास है ही, और यह भी पुनर्प्रकाशित होकर यह किताब आई है, तो एक अवसर भी है, तो क्यों नहीं जन्मदिन के इस अवसर पर अपनी इस प्रिय कृति से किसी एक अंश का पाठ भी कर दें, और इसके बाद हम लोग रणदीप शर्मा जी को सुनेंगे और तदुपरांत कार्यक्रम को विराम देंगे। उदय भानु पांडे। क्या और बढ़ाया जाए इस कार्यक्रम को? एक अंश पढ़ लीजिए बनानी का, और अच्छा। इसके बाद हम लोग क्रमशः कार्यक्रम के उत्तरार्ध में ही हैं। चलिए। ये बनानी अध्याय से ये पढ़ रहा हूं। चलिए शुरू वाली पंक्ति पढ़ता हूं। एक पात्र अपनी कहानी को एक अध्याय में कहता है, ऐसा शिल्प है इस उपन्यास का। पहला अध्याय बनानी जो नायिका है उसका है। वो घर जितना सुंदर लगता था उतना ही उदास, एकदम अपने स्वामी की तरह। वो 2 टीलों पर बना हुआ था। सामने के टीले पर एक सुंदर सा बगीचा था, फिर एक सीढ़ी हमें नीचे पहुंचाती थी जहां एक दूसरा बगीचा था, समतल जमीन पर। दोनों हिस्से पत्थर की एक सुंदर दीवार, तटबंध जैसी दीवार से विभाजित थे, किंतु एक ही बगीचे के 2 हिस्से से दिखते थे। नीचे वाले बगीचे में लगभग 100 गमले और मौसमी फूलों की क्यारियां दिखती थी। ये दूसरा बगीचा घर के आंगन का काम करता था, क्योंकि वो 3 तरफ से दीवारों से घिरा था और उसी से जुड़ा था उस सुंदर बंगले का प्रवेश द्वार, जिसकी दोनों ओर दीवारें थी। कई सालों बाद मैंने इस घर की दहलीज पर अपना कदम रखा था। बाबा कहते हैं जब इसका भूमि पूजन हुआ था, मैं उनके साथ पहली बार यहाँ आई थी। उस समय मैं केवल 11 साल की थी। मुझे याद है मैंने लखनवी परवल की 3 मिठाइयां खाई थी, एक के बाद एक, और आगरे के पेठे की तरफ मैंने आंख उठाकर भी नहीं देखा था। ओ बनो, ये आगरे का पेठा है, तिनसुकिया का नहीं, खा इसके। संजय अकिल ने एक हाथ से मुझे पकड़ा और एक हाथ से मेधा को, फिर हमारे मुंह में एक एक पेठा ठूंस दिया। पता नहीं क्यों अंकिल मुझे दुलार में बनानी ना कहकर बनो कहते थे। ये संबोधन मुझे ये आभास कराता कि मैं उनके पितृवत वात्सल्य का विशेष पात्र हूँ। पूजा से उठने के बाद सिंह अंकिल मेरे बाबा और माँ के प्यारे दोस्त संजय बाबू अपनी 7 साल की बिटिया मेधा और मुझे साथ लेकर अपने बंगले पर चल दिए थे। मकान के साइड पर लगभग 50 लोग थे जो मिठाइयां और प्रसाद खाने के बाद प्लास्टिक के ग्लासों में चाय पी रहे थे। अंकिल के इकलौते बेटे अंशुलदा अनुराग भूमि पूजन में नहीं आए थे। दून स्कूल में उनकी परीक्षा चल रही थी। साइट पर आए सारे मेहमान यही बात कर रहे थे कि मिसेस सिंह के चेहरे पर आज हंसी वापस लौटी है। सिंह आंटी की सुंदरता उस पहाड़ी कस्बे में महागाथा बन चुकी थी। उन्हें हम बच्चे जीनत अमान कहते थे, हालांकि वह जीनत अमान से 21 थी। 2 बच्चों की मां बनने के बावजूद उनका गर्लिशनेस बरकरार था।
चंपई गोरे रंग पर अक्सर वह काली साड़ी पहनती और पूरी बाहों के ब्लाउज में उनकी देह यष्टि अपने पूरे उभार पर होती। उनकी लखनवी हिंदी पर मेरी माँ फिदा थी और कहती, हे भगवान, इस सौंदर्य पर तो औरतें भी मर मिट जाएंगी। लेकिन आंटी मुझे तब भी अच्छी नहीं लगती थी। उनकी बिटिया मेधा मुझसे कहती, पापा मम्मी को देखकर क्या कहते हैं जानती हो? कितनी कड़ी रूप की ज्वाला। मेधा के बाल कटे थे और मेरे लंबे घने घुंघराले और सिंह आंटी सौम्या जी अक्सर मेरे गालों को देखकर मुझे छेड़ती, सुतन के लंबे लंबे बाल हो राजा जी, उलझ मत जइयो हमार कहा मानो राजा जी। या पतली कमरिया लंबे केस बंगालिनिया। सौम्या आंटी मेधा को भी छेड़ती थी पर उनका लहजा सख्त होता। चल कोयली, बाप ने सर पर चढ़ा रखा है, जा चाय बना 3 कप इस्माल, माइंड यू, नहीं तो काट कर रख देंगे। मेधा जल भुनकर खाक हो जाती, पर मेधा मेरी माँ की लाडली थी। वह उसे देखते ही टैगोर की ये कविता पढ़ने लगती, मेघला दिन देखे छलाम मैना पाड़ेर माठे, कालो मेर कालो हरिन चुप। उस भूमि पूजन का एक दृश्य आज भी मेरे दिलो दिमाग पर छाया है। पूजा के लिए सौम्या आंटी और संजय अंकल बैठे हैं। असमिया पुजारी कामरूपी स्वराघात में संस्कृत श्लोक पढ़ रहे हैं और अंकल आंटी मुस्कुरा रहे हैं। आंटी का मुस्कुराना बड़ा मनोहारी है, पर संजय अंकल एकदम कार्तिकेय से दिखते हैं। भूरी उदास आंखों में आज एक चमक दिखी है। साथ ही माँ बाबा चुटकी लेते हैं। संजय बाबू बधाई हो, जितनी सुंदर आप दोनों की जोड़ी है उतना ही सुंदर मकान भी बनेगा। जिस दिन बनकर तैयार होगा लोग देखते रह जाएंगे। फिर मैंने संजय अंकल की आंखों में झांक कर देखा था, मेरे बाबा से भी ज्यादा सुंदर। मैं उनकी आंखों को पीस ही रही थी कि सौम्या आंटी ने मेरी पीठ पर एक धौल जमाते हुए हंसकर कहा था, बस कर, घूर घर कर देखना मेरे साहब को, नजर लगा देगी ये बंगाली। बच्चे बड़े सौंदर्य प्रिय होते हैं मिसेस सिंह, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ब्रह्मा ने आपको अपने मन से बनाया है। कोई लड़की आपसे बाजी नहीं मार पाएगी। बाबा ने नाले पर दहरा लगाया। ठीक 95 साल के करबी ईसाई गांधीवादी फादर जेमसन, जो घर का शिलान्यास करने आए थे, इस मजाक पर खिल उठे थे। लेट अस प्रेज द लॉर्ड, ही इज ग्रेट, आई कैन सी द फुल रिकॉन्सिलिएशन एंड द लॉर्ड्स बाउंटी। संजय अंकल के लिए घर एक सपना था। ये घर उनके परिवार के लिए एक रक्षा कवच सा था। माँ बाबा प्राय संजय सौम्या आंटी के बारे में बात करते रहते थे। बहुत बड़े बड़े झंझावातों के बाद ये घर बना था। बाबा ने इसको डिजाइन किया था, उन्होंने ही लोन का इंतजाम करवाया था और अपनी निगरानी ने घर को एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान किया था जिसमें आभिजात, गंभीर, सहजता, किंतु थोड़ी सी उदासी भरी थी। एकदम संजय अंकल की तरह उनका घर लगता था। ये घर आने वाले से जैसे कह रहा हो, अगर आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, सर आंखों पर रहो। लेकिन मेरे आगोश में एक ऐसा गम है जिसको खुलकर बताया नहीं जा सकता। एक अपरिभाषित अवसाद, अ सर्टेन सेंस ऑफ मिस्ट्री। इस घर को देखकर मुझे बच्चन की एक पंक्ति याद आ गई, यहाँ लगता है कोई छोड़ गया है मन की गहरी। अब हमारे ख्याल से समय काफी हो गया है, दर्शक पाठक लोग भी ऊपर होंगे, तो अब आप आगे बढ़े अपने साथ। जी शुक्रिया पांडे साहब, आपने समय निकाला और यह बातचीत संभव की। कुछ तकनीकी कारणों से अमोघा शर्मा जुड़ नहीं पाई और कुछ व्यस्तताओं के बीच रणदीप शर्मा जी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। किसी और अवसर पर हम लोग इनको सुनेंगे। उदय भानु पांडे जी, ऋचा पांडे जी, आपका पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और तमाम मित्रों का भी हार्दिक अभिनंदन जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अपनी टिप्पणियों से इसे जीवंत बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार।